क्या इंडिया एक नेक्स्ट चाइना बन सकता है? क्या इंडिया चाइना की जैसे बन सकता है? द आंसर इज नो, इंडिया कैन नेवर बिकम चाइना। कुछ गुस्सा होंगे इस पे मेरे कमेंट से, जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया कभी भी चाइना जैसा नहीं बन सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 चीजें, दोनों कंट्रीज के बारे में पहले जानेंगे, 4 पिलर्स चाइना के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, डेमोक्रेसीज के क्या रोड ब्लॉक्स होते हैं वो जानेंगे, हमारे इस पूरे सिस्टम में फ्लॉ क्या है उसके बारे में जानते हैं, और इंडिया की यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है हम वो भी कवर करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं दोनों कंट्रीज के बारे में। अब बेसिक डिफरेंस हम सबको पता है कि चाइना एक डिक्टेटरशिप है और इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के हमेशा कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और डिक्टेटरशिप के भी, बट डिक्टेटरशिप में चीजें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होती है, डिसीजन पैरालिसिस नहीं होता, जो कि डेमोक्रेसी में अनफॉर्चुनेटली एक कॉन है कि डिसीजन पैरालिसिस हमेशा रहता है। तो अगर हम इंडिया चाइना को देखें 1980s तक, आप अगर ये ग्राफ देखें तो दोनों कंट्रीज की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी, इंडिया भी सेम थी, चाइना भी सेम थी। फिर 1980 में ऐसा क्या हुआ कि जो ये आगे आप एक सोर ऑफ ग्राफ देख रहे हैं, चाइना एकदम टेक ऑफ कर गया और इंडिया बस वही पेस से आगे चलता रहा। आइए जानते हैं उसके बारे में कि 1980s में ऐसा क्या हुआ, चाइना ने ऐसा क्या किया। The difference was China's Deng Xiaoping's reform. So reform and opening up of the economy in 1978 by Deng Xiaoping. The policy goal was export-oriented manufacturing, और basically इसने Chinese economy को open कर दिया बॉस इस रिफॉर्म से। चाइना ने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। तो चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करे। ये जोन्स एक फिशिंग विलेज जैसे होते थे, जो कि स्ट्रैटेजिकली चाइना ने डेवलप करे बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव एंड रिड्यूसिंग रेगुलेशंस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम था जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया, विच वाज द हुको सिस्टम। द हुको सिस्टम इज HUKOU सिस्टम। ये एक इंटरनल वीजा का सिस्टम था चाइना का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ये एक वीजा देता था रूरल पॉपुलेशन को टू एंटर इनटू अर्बन पॉपुलेशन, बट उनको वहां पे जो बेसिक अमेनिटीज है जैसे स्कूलिंग, हाउसिंग, ये सब नहीं मिलता था। तो एक जो रूरल वर्कर है वो एक अर्बन जगह पे काम करने गया, वहां से उसने पैसा कमाया, बट वहां पे सेटल नहीं हुआ। वो पैसा वो वापस अपने गांव या अपने विलेज लेके गया जहां पे उसको ये अमेनिटीज थी, और इसकी वजह से ना सिर्फ अर्बन एरियाज चाइना के डेवलप हुए, बट जो रूरल एरियाज है चाइना के वो भी डेवलप हुए। आइए समझते, मैंने शुरू में इस वीडियो में बोला कि डेमोक्रेसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो डेमोक्रेसी के रोड ब्लॉक्स को समझते हैं। आप सबको पता है कि इंडिया में अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन डेवलप हो रही है। इस बुलेट ट्रेन का जो अप्रूवल था वो 2015 में आया था, बट डेमोक्रेसी रोड ब्लॉक्स की वजह से ये 10 साल बाद 2025 में भी डेवलप नहीं हुई है। और यही हालत है दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी। जैसे इंडिया में 78% ऑफ द रोड प्रोजेक्ट्स एंड 75% ऑफ द रेल प्रोजेक्ट्स आर फेसिंग डिलेज ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट्स। सेकेंड रीजन है प्राइवेट सेक्टर चैलेंजेस का। तो जहां चाइना अपने प्राइवेट सेक्टर को वेल्थ क्रिएटर समझती है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है नैनो। अगर आपको याद हो, रतन टाटा जी ने 1 लाख की कार इंट्रोड्यूस करी थी जो कि थी टाटा नैनो। इसका पहला प्लांट लगना था वेस्ट बंगाल में, बट वेस्ट बंगाल में इस पूरे इश्यू को पॉलिटिसाइज किया। अगेन रोड ब्लॉक ऑफ डेमोक्रेसी। हुआ ये कि अल्टीमेटली रतन टाटा जी इस प्रोजेक्ट को
वेस्ट बंगाल में नहीं सेटअप कर पाए और आफ्टर अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस दिस प्रोजेक्ट वाज शिफ्टेड टू गुजरात. This is how private sector is facing challenges in India, whereas China में ऐसा नहीं है because of a dictatorship economy. इंडिया में अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं. आप आज अगर सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर में एक बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपके पास एक क्लियरली सेट ऑफ कंप्लायंसेस हैं. अगर आपको फायर एनओसी चाहिए, अगर आपको कहीं पे रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए, वो सब सेटअप है. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में एक बिजनेस को रन करने के लिए आपको हज़ारों अप्रूवल्स चाहिए, हज़ारों कंप्लायंसेस चाहिए और इन सब कंप्लायंसेस और अप्रूवल्स का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कहीं भी सेंट्रलाइज नहीं है किसी भी बिजनेस को चेक करने के लिए. तो कल को आपके पास कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ सकता है और बोल सकता है कि आप ये कंप्लायंट नहीं है, तो इस वजह से आपका बिजनेस एक हिट ले सकता है. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाइना या फिर दूसरी डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा है, बट क्योंकि एक डेमोक्रेसी में रोड ब्लॉक्स होते हैं, इंडिया में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी नहीं है. तो इंडिया में फ्लॉ क्या है? इंडिया में अभी भी वो इलेक्शन और फ्रीबीज का सिस्टम चलता आ रहा है. तो फ्रीबीज एक किसी भी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव होते हैं. एक अच्छी इकोनॉमी को रन करने के लिए वहाँ के लोगों को काम करके अपना हाउस होल्ड या अपनी घर की इनकम चलानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट से फ्रीबीज लेके. तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. सेकेंड, हमारे 46% ऑफ द लीडर्स हैव सम क्रिमिनल केस और द अदर अगेंस्ट देम. हम क्यों नहीं एक बेंचमार्क बना सकते पॉलिटिक्स में? आप अगर आज एक प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जाते हैं, आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन 10-12 होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. ये सब चीज़ें हम जो हमारे सेंट्रल सिस्टम है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नेंस है, जो लोग हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, ये सब पैरामीटर्स हम उन लोगों के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल कर सकते? ये मेरी सेंस से और समझ से बिल्कुल बाहर है. आइए जानते हैं इंडिया के यूनिक स्ट्रेंथ्स के बारे में. चाइनाज वीकनेसेस. सो चाइना की वीकनेस ये है कि चाइना में इंस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ डिक्टेटरशिप. कोविड-19 इसका क्लासिक एग्जाम्पल है और कोविड-19 के बाद ये दुनिया ने रियलाइज़ किया कि डिपेंडेंसी सिर्फ एक कंट्री पे नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी अदर ऑप्शंस एंड हेंस 2020 के बाद आप देखें चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, all of these countries are also getting additional business, not just China. So decentralized approach है, तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती है. इंडिया ने रियलाइज किया है कि इंडिया अभी तक सिर्फ अपनी 4-5 मेट्रोपॉलिटन्स पे डिपेंडेंट था. इंडिया को दूसरी सिटीज़ को ग्रो करने की ज़रूरत है, जैसे कि गिफ्ट सिटी. अगर हम गुजरात का एग्जाम्पल ले, क्लासिक एग्जाम्पल है. गुजरात, याद रखिए, एक मेट्रोपॉलिटन नहीं है, बट फिर भी बुलेट ट्रेन बन रही है गुजरात से मुंबई और गिफ्ट सिटी बनी है गुजरात में. तो देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री, नॉट जस्ट द मेट्रोपॉलिटन्स. और यही एक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ही इंडिया को फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y लेके जाएगा इन द ग्रोथ स्टोरी. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पुश की बहुत ज़रूरत है. जहाँ पे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 14% ऑफ द GDP है, वहीं चाइना की 35% ऑफ द GDP है. इंडिया इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी. हमने सर्विस में अपना मेटल प्रूफ किया है, पर हम अब ज़रूरत है हमें अपस्किल करके, अपने लेबर्स को अपस्किल करके, अपनी पॉपुलेशन को अपस्किल करके, एक छोटे शहर को मेट्रोपॉलिटन्स अपग्रेड करके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने की. इंडिया के पास आज पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, जो कि इंग्लिश बोलना जानती है, जो कि चाइना में नहीं है. तो हमें इन सब जो हमारे जो यूनिक पॉइंट्स है, इन सब का एडवांटेज लेके एक अपॉर्चुनिटी जो कि वर्ल्ड देने को आज तैयार है कोविड के बाद, इसको ग्रास्प करने की ज़रूरत है. मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था कि क्या इंडिया नेक्स्ट चाइना बन सकता है, और मैंने बोला था नहीं. बेसिकली इंडिया को चाइना बनने की ज़रूरत ही नहीं है. इंडिया एक अलग लेवल का इंडिया बनेगा और इंडिया चाइना जैसे बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इंडिया
सबसे पावरफुल 3 देशों में आ जाता है तो याद रखिए डेमोक्रेटिक देश जो कि टॉप 3 में है वर्सेस अ डिक्टेटरशिप कंट्री लाइक चाइना, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री विल ऐड मच मोर वैल्यू दैन चाइना एवर विल। तो इंडिया को नेक्स्ट चाइना बनने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को नेक्स्ट इंडिया बनने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच आम जनता फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। दिस इज एडियोस फ्रॉम अभिषेक साइनिंग ऑफ।